हेलो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आकाश प्रजापति में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे। लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने सेटलमेंट ऑफ सूरत एंड सेटलमेंट ऑफ मद्रास कवर कर दिया है। अगर आपने वो देखा नहीं हो तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाके देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छी वीडियो बनी है। सूरत को तो हमने एक ही 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दिया था, बाकी मद्रास थोड़ा बड़ा हुआ था। चलो, तो let's start our video now. We will be discussing in this video about the settlement of Surat, settlement of Bombay, which is the one part or chapter of legal history. So let's jump into the topic without wasting our time. But before that, please subscribe to my channel और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एंड अगर आपको पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे वो भी पढ़ सके आगे। देखो, सूरत सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे है ना, वो 3 स्टेजेस के अंदर है, जिस तरह अपना मद्रास सेटलमेंट था। इसका स्टेज 1 1668 टू 1683 तक है, 1684 टू 1690 है, और 1718 टू 1726 है। ठीक है, इतना सेटलमेंट है। 3 स्टेजेस है उसके भी, और मद्रास के भी 3 स्टेजेस है और बॉम्बे के भी 3 स्टेजेस है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेजेस। देखो, अंडर द चार्टर 1668 के अंदर चेस 2 ने कंपनी को पावर दी थी कि बॉम्बे के आइसलैंड पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन पावर दी थी, विद द फुल एडमिनिस्ट्रेशन पावर। कि चार्ल्स 2 ने कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन पावर दी थी फॉर द बॉम्बे, और पावर दी गई थी, फुल पावर दी गई थी, एंड जुरिस्डिक्शन भी दिया गया था। ठीक है, और ऑथोराइज किया गया था कंपनी को कि आप बॉम्बे को एडमिनिस्ट्रेट करें, और ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर है। इस इस वजह से जुडिशियल रिफॉर्म बना 1670। देखो, ओल्ड जुडिशियल रिफॉर्म था ना, उसको सेटअप करने के सेटअप ओल्ड जुडिशियल है ना, वो सेटअप किया गया था बाय द जेड सॉरी जेराल्ड ऑंगियर। ठीक है, पता नहीं इसको कैसे रीड करते, कि थोड़े इंग्लिश वर्ड्स है, वो इंग्लिश नेम्स होते हैं, वो थोड़ी दिक्कत होती है मुझे रीड करने का, तो आप चला लीजिए उस हिसाब से। ठीक है, और पहले वाले लॉ को है ना, वो 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। लेट्स सी विच वर दैट 6 पार्ट। फर्स्ट था ना, वो फ्रीडम ऑफ वर्शिप एंड रिलीजियस बिलीफ को आधारित रख के बनाया गया था लॉ। बाद में इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, इसके लिए भी लॉ बनाया गया था। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द ऑल क्रिमिनल केसेस, और अपॉइंट किया गया था जस्टिस ऑफ पीस। इंग्लिश मैन था एक, जिसको हम जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जानते थे। वो कोर्ट में बैठता था, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अंदर, जुडिडिक्शन के अंदर, और बाद में वो सभी देखता था, क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। यहाँ पर सिविल केसेस भी है, मैंने जो कि लिखा नहीं है। और ऑर्डर ऑफ अरेस्टिंग द क्रिमिनल ऑल्सो वो देता था। ठीक है, और ट्रांजेक्शन था फोर्थ, इस आधारित पे बनाया गया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कंसर्निंग, यानी लैंड और हाउसेस के सेल्स ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उसके भी आधारित में ये बनाया गया था जुडिशियल रिफॉर्म 1670। ठीक है, और डेथ पेनल्टी भी दी जाती थी डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स के लिए, और मिलिट्री डिसिप्लिन थी साथ में। और डिसऑर्डर हो या तो कोई भी रिवॉल्ट हो बॉम्बे के अंदर, तो उसके लिए भी वो कुछ पनिशमेंट थी, मिलिट्री डिसिप्लिन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर एंड रिवॉल्ट। ठीक है, ये था जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर। बाद में देखो, एक और वस्तु थी इससे पहले, यानी ये जब कंपनी को पावर नहीं मिली उससे पहले की, कि बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर डिविजन्स, जिसके अंदर बॉम्बे था, माजागोन था, गिरगोन था, बाद में सेकंड था, उसके अंदर ये सभी आते थे।
ठीक है। ईच डिवीजन के अंदर कोर्ट्स थे, जजेस फाइन्स थे। देखो, ईच कोर्ट हैड कंटेन्ड consisting of 5 judges. The custom officer of each division is an Englishman decides this court. यानी ये जो पहले के कोर्ट्स थे ना, उसके अंदर इंग्लिशमैन थे जो कि सारे डिसाइड करते थे केसेस लाइक क्रिमिनल एंड सभी वही डिसाइड्स करते थे। ठीक है। इंडियंस को भी अपॉइंट किया गया था एज अ जज, बट उनको पे नहीं किया जाता था। इंग्लिशमैन थे, उनको पे किया जाता था, इंडियंस को पे नहीं किया जाता था। और वो बैठते थे वीक में बस एक बार। ओके। और पैटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस देखते थे जिनका जिनका प्राइस होता था 200 जेरोफिन्स है। मेरे ख्याल से जेरोफिन्स इसका सिग्नेचर ये कौन सा कहलाता है मुझे याद नहीं है। तो भी 200 थे। ठीक है। और अपील, यानी जिस भी कोर्ट के अंदर ये बैठते थे तो इनकी अपील जाती थी डेप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल के पास। ठीक है। डेप्यूटी गवर्नर ऑल क्रिमिनल केस लाइक मर्डर एंड इम्यूनिटी ये सभी जाते ही थे, मैक्सिममली जाते थे। और ये मर्डर्स और ये केस डेप्यूटी गवर्नर इन काउंसिल भी देखते थे साथ साथ में। ठीक है। बाद में जब कंपनी को पावर मिली तब कंपनी ने कौन सा न्यू जुडिशियल प्लान बनाया 1672 का, कि इंग्लिश लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस। बॉम्बे के अंदर इंग्लिश लॉ आने लगा। ऑल केसेस थे ना, वो सभी केसेस थे वो है ना इंग्लिश लॉ के आधारित प्रैक्टिस किए जाते थे। द सेंट्रल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टैब्लिश, जो कि वीक के अंदर 2 बार बैठता था, हफ्ते के अंदर 2 बार बैठता था। सेंट्रल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वो सीनियर जज, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करने वाले सीनियर जज थे। और साथ साथ में सेंट्रल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था, वो सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस दोनों देखता था। और जब कंपनी को पावर मिली तब कंपनी ने बॉम्बे को 4 डिवीज़न में कर दिया। पहले 2 पार्ट थे, बाद में 4 पार्ट कर दिए बॉम्बे के। और चारों के 4 पार्ट के अंदर एक एक जस्टिस ऑफ पीस बनाया गया, जो कि हेड था ऑफ द ईच पार्ट के। फॉर एग्जांपल बॉम्बे और माजागोन ये लिखते हैं, तो माजागोन के अंदर एक जस्टिस ऑफ पीस था और वो हेड था, और उस हेड था जो कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखता था। साथ साथ में सेंट्रल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अंदर भी वो नज़र रखता था कि हाँ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। और अपील है ना गवर्नर एंड काउंसिल, यानी देखो सेंट्रल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की अपील जाती थी डायरेक्ट गवर्नर एंड काउंसिल के पास। ठीक है। और साथ में गवर्नर एंड ये बताया गया कि द कोर्ट ऑफ कॉन्साइज को भी एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि डिसाइड करता था पैटी केसेस विदाउट एनी फीस फ्रॉम लिटिगेंट्स। यानी वो सभी केसेस देखता था, पैटी सिविल केसेस देखता था, पैटी क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। और इसके अंदर पैसे लिए नहीं जाते थे, फ्री में किए जाते थे। सेटलमेंट यानी सेटल है ना फ्री में किया जाता था। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट है ना इतना ही था, सेकंड पार्ट है 1684 टू 1690। अब देखो 1690 के बाद आ रहा है डायरेक्ट 1780। तो एक बात समझ लेना, 1690 के बाद कोई भी कोर्ट वहां पर वर्क नहीं करता, वो आगे आएगा आपको मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है। देखो, by the charter of 1683 एडमिरल्टी कोर्ट एस्टेब्लिश किया था गाइडेंस ऑफ मद्रास के साथ। ठीक है। मद्रास के अंदर जैसे एडमिरल्टी कोर्ट बनाया गया था उसी तरह बॉम्बे के अंदर भी एडमिरल्टी कोर्ट बनाया गया था। ठीक है। डॉक्टर सेंट जॉन था वहाँ का, उसको वो डॉक्टर सेंट जॉन था, वो सिविल लॉ के अंदर बहुत मास्टर था ये अपन कह सकते, तो उसको अपॉइंट किया गया एज अ जज एडवोकेट। ठीक है। उसको अपॉइंट किया गया था जज एडवोकेट के। और बट द अथॉरिटी ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड टू कवर ऑल द सिविल केसेस। इतना समझ में आ गया कि एडमिरल्टी कोर्ट की पावर थी ना वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो सभी सिविल केसेस को देख सके। द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टैब्लिश एंड द डॉक्टर जॉन वाज मेड द चीफ जस्टिस। ठीक है।
डॉक्टर जॉन को चीफ जस्टिस बनाया गया कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अंदर। एक बात और समझ लेना कि देखो एडमिरल्टी कोर्ट है ना, एक छोटा सा कोर्ट था उस टाइम का, और ये डॉक्टर सेंट जॉन है ना, वो बहुत अच्छे सिविल लॉ के अंदर मास्टर थे, बहुत अच्छे एडवोकेट थे इंग्लैंड के। तो उनको एक छोटी सी कोर्ट का जज बनाना कंपनी को सही नहीं लगा, तो उन्होंने एक अच्छी कोर्ट बढ़ाई जो कि एडमिरल्टी कोर्ट से भी अच्छी थी, उसको बोला गया कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। जुडिकेचर के अंदर, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अंदर डॉक्टर सेंट जॉन को बनाया गया चीफ जस्टिस। ये एक और बात है, ये याद रखना, ठीक है। और ये नेम्स है ना, जो जो बीच में मैं नेम्स ले रहा हूँ और लिखे हुए भी है, वो आप देख लेना और साथ साथ में याद करना, लर्न बाय हार्ट करना, क्योंकि ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए ना, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। मैसेज करना तो मैं भेज दूंगा, ओके। बाद में देखो इसके अंदर क्या है, डॉक्टर जॉन था ना, वो बहुत अच्छे एडवोकेट थे, साथ साथ में एकदम ऑनेस्टी और लॉयल थे, जिससे वो कोई भी लेते थे ना, कोई भी जुडिशरी यानी जजमेंट पास करते थे, वो इंडिपेंडेंटली करते थे, किसी के अंदर दबाव के अंदर आने से नहीं करते थे। और गवर्नर एंड किंग काउंसिल की कोई भी अनोयंस, वो ज़्यादा अनोयंस, यानी गवर्नर एंड काउंसिल को वो अच्छा नहीं लगता था कि ये इतना परफेक्टली क्यों कर रहा है इतना जजमेंट, तो कंपनी को उससे प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो और इसके अंदर गवर्नर का जो, यानी एक गवर्नर है ना, उसका जो बेटा था ना, चाइल्ड ऑफ गवर्नर, उसके खिलाफ उनको कोई एविडेंस मिले जो डॉक्टर जॉन ने कलेक्ट किए, और एविडेंस मिलने के बाद डॉक्टर जॉन मुकदमा चलाने लगा गवर्नर चाइल्ड के पास। तो गवर्नर ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जॉन रिफ्यूज्ड, यानी ये सब कुछ हुआ तो डॉक्टर जॉन ने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, किस ग्राउंड पे उन्होंने बोला कि एज अ बाउंड बाय द ओथ टू कंसील दैट, टू नॉट टू कंसील एनी इंफॉर्मेशन, ये समझ, वो बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी अपने अपनी मेरा प्राइवेट डिसीजन है, साथ में प्राइवेट मेरे वसूल भी है, जिससे मैं कोई भी गलत होते नहीं देख सकता, और मैं इसका करूँगा ही करूँगा, जिसका ऑफ कोर्स एक ही रिजल्ट था, जॉन और गवर्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, और अरो एक अलग से एक डिसीजन अरोस हुआ, जिसके अंदर डॉक्टर जॉन को डिसमल कर दिया, यानी काट दिया उनको, एडवोकेट यानी जज एडवोकेट और चीफ जस्टिस से हटा दिया था कंपनी के द्वारा। और जैसे डॉक्टर जॉन हटे, सर वोक्स करके नाम से, वोक्स नाम करके जज बनाया गया एडमिरल्टी कोर्ट का, फ्रॉम 1685 टू 1690, यानी 5 साल तक कोर्ट के अंदर जज नाम थे। तो डॉक्टर जॉन के बाद जो जज थे वो थे वोक्स, ठीक है। जो इसको इसके बाद, यानी इस पीरियड के बाद, यानी बॉम्बे के अंदर कोई भी कोर्ट वर्क किया नहीं। देखो फ्रॉम 1695 फ्रॉम टू 1718 देयर वाज नो कोर्ट इन द बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर कोई कोर्ट नहीं था, और हार्डली गवर्नर एंड काउंसिल कभी कभी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस देखते थे, हार्डली, वो भी, ठीक है। So on 25th March 1718, the company started the court in Bombay. वापस से कंपनी ने स्टार्ट किया ऑन 25th मई को 1718 को। कंपनी ने वापस से कोर्ट बनाई, जिसके अंदर चीफ जस्टिस से और साथ में कोई अदर जजेस थे, ठीक है। अमंग देम चीफ जस्टिस और 5 जजेस थे। जो 5 जजेस थे ना, वो थे इंग्लिशमैन, और साथ में 4 जजेस थे, वो थे इंडियंस। एंड टोटल एक चीफ जस्टिस के साथ टोटल 9 जजेस थे, ठीक है, जो कि डिसाइड करते थे क्रिमिनल, सिविल एंड टेस्टामेंटरी केसेस, ठीक है। द कोर्ट हैंडेड ऑल द केसेस एंड फॉलोड द लॉ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लॉ फॉलो करते थे और सभी केसेस देखते थे।
और अटेंशन पे किया जाता है, ये कोई भी केस डिसाइड करते थे उस टाइम पे कास्ट, कस्टम एंड ईच रिलीजन को भी देखा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो वर्क एज द रजिस्ट्रेशन हाउस, यानी कोई भी हाउस के ट्रांजेक्शन होते थे एज पर द प्रीवियस मैंने दिखाया था, उसी तरह ये वापस से होता था कि हाँ कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता था सेल्स ऑफ लैंड और हाउस या उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और चार्ज भी करते थे फीस थोड़ी। और ये कोर्ट है ना, ये है ना हफ्ते में एक ही बार बैठा जाता था, और ब्रिटिश जज थे ना उनको ज़्यादा पावर मिलती थी एज कम्पेयर टू इंडियन जज, ठीक है। इंडियन एक्टेड एज यानी एसेसर्स, यानी कोई यानी काम करने वाले होते हैं, नौकर नौकर की तरह इंडियंस को वो बनाया गया था, ठीक है। और एक और बात कि ये कोड था ना वो बहुत चीप था, तो कोई भी आने यानी अनलाइकली ऑफ द यानी बहुत चीप था, इसलिए कोई भी आ जाता था केसेस लेके, तो इतना कोई डिफिकल्ट केस नहीं था। और ये कोड था ना ये विदाउट ज्यूरी वर्क कर रहा था, ठीक है, ये ज्यूरी के बिना वर्क कर रहा था, ये भी समझ लेना। देखो कोई ये कोर्ट है ना कभी भी कोई भी केस देखता था ना तो वो हिंदुइज्म के कस्टम भी देखता था, साथ साथ में मुस्लिम्स के भी कस्टम देखता था, साथ में इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी वो ध्यान रखता था। यानी वो तीन चीज़ें के आधारित पे देखता, एक हिंदू, मुस्लिम और इंटरनेशनल लॉ एंड ब्रिटिश लॉ, यानी चार चीज़ों के आधारित पर कोई भी केस देखता था, ठीक है। और उनकी कॉमन प्रैक्टिस थी, यानी कोई भी क्रिमिनल दिखे क्रिमिनल दिखे तो उसको लैशेस दिए जाते थे, यानी कोड़े होते हैं ना, कोड़े कोड़े से मारना होता है। और रॉबर यानी जो चोरी करते थे ना उसको है ना हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन, यानी कोई यानी मेटल का होता है, मेटल का उसको बहुत गर्म कर देते हैं ना, तो आगे देखना कभी भी मेटल को बहुत ज़्यादा गर्म करोगे ना उसको लाल लाल हो जाता है, तो उस आयरन से ब्रांड किया यानी शरीर के ऊपर उसको चिपकाया जाता था इस तरह से कि इसलिए वो बहुत टॉर्चर करते थे उस टाइम पे, तो कोई सभी डरते थे कोई भी क्राइम करने से, कि फियर टू डू एनी क्राइम, जस्टिस वॉट डिटेन्ड, ये समझ लो बहुत हार्श जस्टिस था उस टाइम पे, ठीक है। और एक और बात ये है कि एक रामा का, ओके देखो रामा कमाथी केस था जिसके अंदर ये था, देखो ये एक बार पढ़ो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। एट that point of time, one interesting case is official falsely charged any innocent person and robbed his property, प्रॉपर्टी ले ली थी, innocent person था उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी, हथिया ली थी, और साथ में उसी पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी हत्या ली थी उसी पर्सन को गिल्टी साबित किया कोर्ट के अंदर बाय द फेक पेपर्स एंड विटनेसेस, और टॉर्चर भी किया गया था विटनेसेस को, जिससे विटनेसेस को बोलना पड़ा था वहां पर कि हाँ ऐसा ऐसा था, यानी गलत बोल दिए थे। तो इससे आप समझ सकते हो कि उस टाइम का जस्टिस कितना रफ और हार्श था। तो देखो ये था सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे, जो कि बहुत बोले काला पानी की सजा जैसा सा लग रहा है मुझे तो अभी, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम कंटिन्यू टू फंक्शन अंटिल द 1726, ठीक है, 1726 तक इसी तरह ये होता रहा ये सब कुछ जस्टिस। तो ये था सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे, बहुत हार्श सेटलमेंट था मुझे, ये सेटलमेंट बहुत यानी क्रूल सेटलमेंट लगा मुझे आज इन चारों सेटलमेंट से। तो देखो तीन स्टेज में है, समराइज कर लेते हैं, तीन स्टेज में है। और फर्स्ट चार्टर चार्ज टू ने एडमिरल्टी कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन पावर दी कंपनी को फॉर द बॉम्बे आइसलैंड, ठीक है। बाद में जुडिशियल रिफॉर्म 1670 था जिसके अंदर वर्शिप एंड रिलीजियस बिलीफ के ऊपर आधारित लॉज थे, इम्पार्शियल जजमेंट और ये सभी है। ये देखो जुडिशियल रिफॉर्म 1670 है, और दो पार्ट थे उसके अंदर, ईच पार्ट के अंदर फाइन जजेस थे और एक जिनको बोला गया था जस्टिस ऑफ पीस, और ठीक है जस्टिस ऑफ पीस गया था, और 200 तक रुपए के लिए वो केसेस लेते थे, इनको मैं अभी रुपीस कह रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख लेना कौन सा सेम बोला मुझे याद नहीं है। और अपील जाती थी डेप्यूटी गवर्नर इन काउंसिल के पास। न्यू जुडिशियल रिफॉर्म आया बाय द कंपनी, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, एडमिरल्टी कोर्ट बनाया गया, सेंट्रल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाया गया,
ठीक है। और अपील जाती थी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से अपील जाती थी गवर्निंग काउंसिल के पास, ठीक है। और सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर एडमिरल्टी कोर्ट बनाया गया था विद द गाइडलाइंस ऑफ मद्रास। डॉक्टर सेंट जॉन को जज एडवोकेट बनाया गया और साथ में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर भी बनाया गया, जिसके अंदर चीफ जस्टिस डॉक्टर जॉन को रखा गया। और बाद में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा गवर्नर और काउंसिल के बीच के अंदर और जॉन को डिसमिसल कर दिया था। बाद में आए थे वुक्स, जिनको बनाया गया जज ऑफ द एडमिरल्टी कोर्ट, और 5 साल के लिए वो जज बने थे। बाद में 1695 से कोई भी जज नहीं था और कोई भी कोर्ट भी नहीं था बॉम्बे के अंदर। और बाद में वापस से कोर्ट्स चालू किए गए थे, जिसके अंदर चीफ जस्टिस विद द 5 इंग्लिश मैन जजेस एंड द 4 इंडियन मैन जजेस थे, ठीक है। और इंग्लिश लॉ के आधारित कोई भी केस देखा जाता था। और साथ में सेल्स रजिस्ट्रेशन होता था, ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लैंड्स, ओके। और ब्रिटिश जज को मोर पावर मिलती थी एज कम्पेयर टू द इंडियन जजेस। हिंदू, मुस्लिम्स, इंटरनेशनल लॉ और ब्रिटिश लॉ के आधारित पर ये सारे केसेस देखे जाते थे, ठीक है। और कॉमन प्रैक्टिस थी क्या, पनिशमेंट देना, कौन सी, रेड हॉट आयरन एंड लैशेस और रामाकामाथी केस। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है इसके बाद, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। साथ में कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो थोड़ा लेट आया, उसका कारण है कि मेरे सबमिशन चल रहे थे रिपोर्ट्स के, मेरी इंटर्नशिप के, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट आया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, एक लास्ट सेटलमेंट रहा है, उसके बाद हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखेंगे लीगल हिस्ट्री के। और साथ साथ में मैं कभी कभी शॉर्ट्स भी भेजता रहता हूँ, वो भी देखना, बहुत अच्छे शॉर्ट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे वो भी पढ़ सके सेटलमेंट्स। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।